चलिए, पनागढ़ पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान का जो सभी भाग के जो पढ़ रहे थे उसमें से आप पार्ट 2 है वीडियो का पार्ट 2 है। भाग 3 पढ़ेंगे, मूल अधिकार जिसको जानते हैं हम लोग, फंडामेंटल राइट जिसको बोला जाता है। तो अनुच्छेद इसका 12 से 35 है। 12 से 35 तक इसमें सम्मिलित है। जो 35 है उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है कुछ उसमें। तो मूल अधिकार होता क्या है, मैं इसको पहले बता देता हूँ। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार बेसिकली जो हम आम जनता जो पब्लिक रहती है उनको उनको सुविधा प्रदान की गई है, मतलब उनको अधिकार, बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे समानता का अधिकार होगा, स्वतंत्रता का अधिकार होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। जैसे उनको किसी व्यक्ति को उनके शिक्षा का अधिकार उनको देता है, धर्म से संबंधित अधिकार देता है। कौन देता है? आपका संविधान देता है। तो उनके लिए प्रावधान किया गया मूल अधिकार, मतलब भाग 3 में 12 से 35 में अनुच्छेद में इसमें सम्मिलित है। तो मैं बताऊंगा। चलिए, विवरण दूंगा मैं इसमें किसमें क्या क्या शामिल किया गया है। तो चलिए बताता हूँ फिर इसमें मैं। तो मूल अधिकार देखते हैं। अब इसमें 12 से और 14 में दिया है, 12 और 13। तो पहला तो एक याद रखिए, पहला एक 12 याद रखिए, एक 13 इसको अलग याद रखिए। बाकी को 14 से लेकर ये वो अलग दिया गया है। तो 6 मूल अधिकार हम लोग को, कितने अधिकार इसको 6 मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। कितने? 6 मूल अधिकार हम लोग को देता है। अब इसमें है क्या चीज बताता हूँ। इसमें 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। तो एक तो 12 भी दिया गया, अनुच्छेद देखेंगे 12 में। तो उसमें क्या दिया गया? परिभाषा दिया गया है, कुछ नहीं, उसमें परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 12 में एक इसमें क्या दिया गया है? परिभाषा दिया गया। इसमें राज्य की परिभाषा इसमें दिया गया है इसमें। तो चलिए, इसमें जो 12 में दिया है इसमें बताता हूँ। परिभाषा में परिभाषा दी गई है। तो इसमें परिभाषा दी गई है जो मूल अधिकार, जो भाग 3 के तहत इसमें जो विभिन्न सारे जो कार्यकारी हैं हमारे जो संविधान में, जो मतलब हमारे सरकार जो चलाती है, कार्यकारी एवं विधायी अंगों को क्या किया गया है, इसमें रखा गया है उनके। जैसे कि भारत की संसद के बारे में बताया गया है ना, और राज्य सरकार के विधायी अंग, जैसे कि आपका विधानमंडल, राज्य विधानमंडल को प्रभावी करने वाली सरकार है ना, अंगों को जो प्रभावी करते हैं, जो मतलब मजबूती बन प्रदान करता है राज्य सरकार, कौन करता है? विधानमंडल। और केंद्र को आपका कौन करता है? आपका संसद। तो उसके बारे में बताया गया, इसमें दिया गया है। इसको लिख देता हूँ, समझ में आएगा। और में दिया गया है आपका संसद है ना, और उसमें मतलब प्रभावी करने वाले जो भी केंद्र का, तो यही है ना, मतलब केंद्र से संबंधित संसद है प्रभावी रूप से। ख में देखिए, इसमें राज्य विधानमंडल, विधानमंडल इसमें शामिल है, राज्य में है। किसमें है? आपका राज्य में है। ग में देखिए, इसमें ग में इसमें जो स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय मतलब क्या? स्थानीय निकाय जो नगर पालिका है, नगर पालिका, नगर पालिका हो गया, पंचायत हो गया, और जो जो जिला से संबंधित होंगे, जिला सुधार न्यास बोर्ड, वो सब इसमें सम्मिलित हो। एक द भी है, द में आप शामिल कर लीजिए। इसको पूछ देता है, मैं प्री में पूछता है, इसको याद रखिए। इसमें ग में इसमें दिया वैधानिक प्लस गैर संवैधानिक इसमें सम्मिलित होंगे। जो निकाय है या संस्था है, जो LIC संस्था है, वो NGC से तेल सेल वाला संस्था है, सेल उल है। तो निजी इकाई बतौर जो राज्य की संस्था काम कर रही है, वह अनुच्छेद के तहत राज्य के अर्थ में आएंगे। किस में आएंगे? राज्य के अर्थ के। इसमें राज्य के अर्थ
राज्य की अर्थ में ये सब इसमें सम्मिलित होंगे। ये सब राज्य के अर्थ में आएंगे। जो संस्था है, जो भी प्राइवेट सेक्टर है या निजी सेक्टर है, सरकारी सेक्टर है, सब आएंगे इसमें। तो अनुच्छेद 13 में देखिए, ये हो गया, इतना ही है। ये क्रम से याद रखिए, ये अ ख ये मैं अनुमानित नहीं लिखा हूँ, ऐसी क्रम में आपका संविधान में उल्लेखित है। आगे पीछे मत करना, गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 13 में दिया गया है, इसमें आप प्रावधान किया गया, न्यायालय की शरण ले सकते हो। न्यायालय में जो यह भाग के तहत, ये जो मूल अधिकार के अगर उल्लंघन होता है, न्यायालय में प्रवर्तनीय क्या है? प्रवर्तनीय है। मतलब आप न्यायालय के उल्लंघन होने पर 13 के तहत आपका मूल अधिकार का मान लो उल्लंघन हो गया, तो 13 के तहत आप न्यायालय की शरण में आप ले सकते हो। न्यायालय आप जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। आपका उल्लंघन हो रहा है तो क्या करेगी आपका सुप्रीम कोर्ट? एक तो अनुच्छेद 32 आता है, अनुच्छेद 32 के तहत आपका हाई कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक रीट जारी करता है। क्या करता है? रीट जारी करता है, जिसके तहत इसके उल्लंघन होने पर ना उसको संरक्षण प्रदान करता है। कौन? संविधान करता है। समझ गए? इसमें भी जो विधि शब्द को परिभाषित किया गया, जैसे कि व्यापक स्थायी विधियाँ होगी, है ना, ये अस्थायी विधियाँ जो लागू करती कौन? राज्यपाल, राष्ट्रपति। अस्थायी विधि उनके द्वारा जो विधि लाया जाता है अस्थायी होता है। और संसद और विधानमंडल जो राज्य के करते हैं वो स्थायी विधियाँ हैं। अ में दिया है, इनका भी अब स याद रख लीजिए। 13 के तहत इसमें अ, ब, स, द, इनमें याद रखिए। इसमें दिया है आपका स्थायी विधियाँ। क्या दिया है? स्थायी विधियाँ। इसमें अस्थायी विधियाँ। क्या दिया है? अस्थायी विधियाँ। इसमें दिया है आपका प्रत्यायोजित विधान। प्रत्यायोजित क्या दिया है? इसमें विधान इसमें सम्मिलित है। राइटिंग में मत जब ये, मैं राइटिंग में इससे अच्छा ही बनता, मैं राइटिंग की वजह से नहीं लिखा, मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ इसमें। अ, ब, स, द, ये गैर विधायी स्रोत इसमें आएंगे। गैर विधायी स्रोत जो आप इसमें जो सम्मिलित होते हैं, जो पुरानी परंपरा है तो विधि पर क्या रूढ़ी प्रथा है, वो जो वर्तमान कानून को भी दबा देते हैं, ऐसा वैसा कानून रहता है ना, तो कानून भी इसमें काम नहीं करता, तो ये सब इसमें शामिल है। अब स्थायी विधियाँ मैं जो बताएं, इसमें एक कौन लागू करता है? राज्य, संसद और विधानमंडल राज्य में। अस्थायी विधियाँ राज्यपाल और राष्ट्रपति जो करते हैं। और ये प्रत्यायोजित विधान आपका जो अध्यादेश, आदेश उदेश जारी होता है, उपविधि जो नियम उम बनते हैं, अधिसूचना जारी होते हैं, ये सब प्रत्यायोजित विधान में सा के तहत। गैर विधायी स्रोत इसमें जो बताया भी मैं, जो विधि पर जो रूढ़िवादी प्रथा उठा रहेंगी, वो आपका किस तरह से इसमें प्रभाव डालेंगी, उसमें रहेंगे। अगर उन लोग को लगता है कोई मतलब असंवैधानिक तरीके से हो रहा है, तो आप न्यायालय जा सकते हैं। इसके तहत आपका पूरा मतलब वो होगा, समाधान होगा आपके समस्या का। चलिए अब इसमें का मैं बाकी जो मूल अधिकार जो दिए हैं, 6 मूल अधिकार हैं, उसको पढ़ूंगा। मतलब 14 से लेकर आपका कहाँ तक है? आपका 35 तक, 32 तक इसमें दिया गया है, उनके बारे में जानेंगे। चलिए आगे इसमें बता रहा हूँ, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का, यहाँ लिख दे रहा हूँ इसमें। समता का अधिकार इसका अनुच्छेद इसमें दिया गया, इसमें 14 से लेकर 18 तक। कितना दिया है? 14 से लेकर 18 तक। पहले इसी बताता हूँ, फिर ऐसे धीरे धीरे करके सबका बताऊँगा। इसको पहला अलग याद कर लीजिए, और 12 और 13 को मैं बता दूँ, अलग से याद रखिए उसको। समता का अधिकार जहाँ से चालू हुआ 14 से 18 तक, इसके अंतर्गत में 14 अनुच्छेद है ना, क्या है इसमें? अनुच्छेद है। अब इसके अंतर्गत मैं बताते चलूँ क्या क्या, किसमें क्या क्या दिया गया। तो पहला अनुच्छेद 14 में देखिए, अनुच्छेद 14 के अंतर में क्या है?
तो इसमें दिया गया विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, इसको पहले याद रखिए। इसको अ कर लीजिए, एक ख में लिखिए, विधि के समान संरक्षण। अब इसमें क्या है, इसका बोलने का मतलब क्या है, एक अ है एक ख है। तो विधि के समक्ष समता मतलब विधि के समक्ष जो है सभी समान रहेंगे। विधि के समान का मतलब सभी के लिए क्या है, समान रहेंगे, समता रहेंगे। समक्ष मतलब जो भारत के राज्य के क्षेत्र के किसी भी अगर व्यक्ति को विधियों के जो समता मतलब विधि के समक्ष जो है क्या, वो लोग समान संरक्षण भी दिया जाएगा और उनके जो समान कानून भी उन पर लागू होगा। ऐसा नहीं था किसी पे अलग होगा, कोई कंपनी है उस पर अलग होगा, कोई समिति है उन पर अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। समक्ष जो समता है मतलब ब्रिटिश मूल का इसको लिया गया था, ब्रिटिश मूल से इसको लिया गया है। जो विधि के समक्ष समता इसको ब्रिटेन से लिया गया था, स्रोत वहीं से, इस प्रेरणा का स्रोत वहीं से है। और जो विधि के समान संरक्षण ये आपका ये अमेरिका से लिया गया, इसको अमेरिका से, इसको ब्रिटेन से लिया गया है। तो किसी व्यक्ति के अब मान लो पक्ष में आप मतलब विशिष्ट विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, इसका अभाषा भी ऐसे करके बांटा गया दोनों को। मतलब विधि के समक्ष ऐसे कि अभाषा ऐसे है, इसका अभाषा इसमें भी और भी बांटे गए हैं इसमें। तो इसमें व्यक्ति के विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित मतलब बिना उसके उल्लंघन के इसमें दंडित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि मतलब जबरदस्ती आप किसी व्यक्ति को दंडित भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इसको याद रखिए, विधि के समक्ष सभी समान रहेंगे और विधियों का जो समान रूप से सभी के द्वारा क्या रहेगा, संरक्षण भी किया जाएगा बिना भेदभाव के, सकारात्मक भाव से, है ना। और न्याय उनकी सभी को इसमें क्या रहेंगे, आपका संरक्षण दिया जाएगा सभी बिना भेदभाव के, सभी के लिए समान परिस्थिति अवसर पर सभी को समान मौका दिया जाएगा इसमें। समझ गए। और अगर विपत्ति कुछ आती है ना तो उसको शून्य भी किया जा सकता है। मतलब अधिनियम को मतलब परिवर्तन किया जा सकता है। कोई कानून अगर ज़्यादा प्रभावी है या कुछ ज़्यादा हानिकारक है तो उसको बदल भी सकता है। अगर क्योंकि ये आम जनता के लिए है ना, कि आम जनता के लिए मतलब सभी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कोई भी हो, विधि के समक्ष सभी, चाहे ऊंचा हो गरीब हो, सभी समान रहेंगे। तो चलिए इसमें तो वही कुछ नहीं है इसमें ऊंच नीच गरीब गरीब रहे चाहे कुछ भी है, उसको विधि के ऊपर उसको नहीं रहेगा। मतलब चाहे ऊंच नीच नहीं देखा जाएगा, सब कोई विधि के ऊपर नहीं रहेगा, सब समान रहेंगे, बराबर रहेंगे। साधारण विधि रहेंगे तो सभी व्यक्ति के लिए समान रहेंगे। कोई भी कानून अगर लागू करता है विधि के समक्ष, जो भी कानून अगर लागू हो तो सबके लिए कानून लागू होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक पालन करे दूसरा पालन नहीं करे, ऐसा कुछ भी नहीं। जो विधि कुछ भी बनेगा ना, कानून जो भी समक्ष बनेगा सभी उसके प्रति मतलब जवाबदारी रहेंगे, तो किसी को विशेष अधिकार इसमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए विधि के समान संरक्षण से थोड़ा बता देता हूँ। तो विधियों द्वारा जो भी अध्यारोपित या विशेष अधिकार जो भी दिए जाएंगे तो सभी को समान व्यवहार समता के रूप में उसको लेना है, समान संरक्षण किया जाएगा। कोई भी अगर एक व्यक्ति निर्दोष है और एक दोनों निर्दोष है तो ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति को बस उसमें निर्दोष कर जाए, दोनों को समान रहेगा, दोनों को समानता का व्यवहार इसमें किया जाएगा, दोनों को समान संरक्षण किया जाएगा, जबरदस्ती नहीं कर सकता। समान विधि बनी है तो उसके अंदर समान नियम रहेंगे, समान नियम के अकॉर्डिंग दोनों के व्यक्तियों को समान संरक्षण होगा, ऐसा व्यवहार भी उसका रहेगा। तो बिना भेदभाव के भी समान व्यवहार होना चाहिए। मतलब विधि के समान संरक्षण मतलब कोई आप जैसे सरकारी ऑफिसर रहेंगे तो उसके साथ देखेंगे आप लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, और जो कम पढ़ा लिखा रहता है उसके साथ व्यवहार जो अच्छे से नहीं करते। देखे होंगे आप लोग, कहीं जाएंगे पुलिस थाने होने जाएंगे ना, तो सरकारी कोई अधिकारी रहता है उससे अच्छे से बात करेंगे, और जो नीचे व्यक्ति है उसे अच्छे से बात नहीं कर दिया जाता उतना। तो ये आपका विधि के समान संरक्षण में आएगा। चलिए ये सिर्फ अनुच्छेद 14 हुआ है, इसके अंतर्गत अभी 15 बचा है, अनुच्छेद 15 बचा है इसमें। अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है, तो किसी भी व्यक्ति को आप धर्म,
जाति, है ना, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर क्या, आप भेदभाव नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? भेदभाव आप तो बिल्कुल भी इसमें कर नहीं सकते, नहीं कर सकते आप। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल आधार के आप भेदभाव नहीं कर सकते आप। तो इसमें देखिए अ ब स भी इसमें शामिल है। अ ब स एक लिख लीजिए इसमें। इसको 15 के एक ऐसे लिखिए, 15 ब 15 स ऐसे ऐसे आएगा इसमें, ठीक है। उसी तरह आप इसको बांटिएगा, क्योंकि 1 4 ऐसे पूछता है इसमें। 15 1 15 2 15 3 15 4 पूछता है उसमें। तो इसमें जो अ में दिया गया, जो अ में हम लोग देख रहे हैं इसमें, तो राज्य को इस बात की इसमें अनुमति होती है कि कोई बच्चों और महिलाओं के प्रति विशेष व्यवस्था कर सकता है, वो भी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। जैसे कोई शामिल रहेगा, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था इसमें शामिल रहेगी, महिलाओं के लिए रहेंगे ना, तो इसमें क्या विशेष उपबंध कर सकता है। कौन कर सकता है आपका? कौन कर सकता है? आप बोलेंगे तो आपका सरकार कर सकता है। आपका विशेष उपबंध के तहत उनको महिलाओं के संबंधित, इसमें महिलाओं और बच्चों से संबंधित, महिलाओं प्लस बच्चों से संबंधित विशेष उपबंध कर सकता है, उनकी अनुमति होती है। ब में आप देखिए, इसमें ब में आपको इसके दिया जाता है, जैसे कि आप लोग शैक्षणिक संस्थान में लोग जाते हैं, कॉलेज विलेज स्कूल में, तो पिछड़े वर्ग भी रहते हैं वहाँ। SC विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे, इसका तो शुल्क में जो छूट दी जाती है, जो हम लोग जो शुल्क में कहीं भी देखेंगे छूट दी जाती है, शुल्क में छूट कहाँ? आपका शैक्षणिक संस्थान में देखेंगे आपको ST SC का कम फीस लेते हैं, है ना। तो सब जो शुल्क में छूट किसके तहत? उनके विकास के लिए दिया जाता है। तो उपबंध उदाहरण के रूप में इसको आप ले सकते हैं। स में देखिए आपका, तो राज्य को अधिकार देता है इसमें, जो राज्य के यहाँ व्यक्ति, जो राज्य के इनमें स में आपका राज्य को अधिकार देता है इसमें। 3 में था, 15 3 लिख सकते हैं, 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं इसमें। तो राज्य को अधिकार देता है वो सामाजिक और शैक्षणिक जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति लोगों के लिए, या उनके प्रवेश जो करते हैं, जो प्रवेश करते हैं व्यक्ति, या अल्पसंख्यक को लिए जो तो उनको क्या कर सकती है? प्रवेश के लिए छूट दे सकती है। तो राज्य का कर्तव्य, राज्य के द्वारा छूट देना, या अनुदान बोल सकते हैं। क्या दे सकते हैं? अनुदान भी दे सकते हैं। अनुदान के प्रबंध मतलब उनके उत्थान के लिए, विकास के लिए अनुदान या कुछ भी छूट उनमें प्रवेश में आपका छूट दे सकते हैं। और ये शुल्क आपका केंद्र स्तर पर है, लेकिन राज्य का मतलब यही है, ये राज्य का मतलब केंद्र ही है। राज्य बोले, राज्य के शब्द उल्लेखित किया गया सभी में, लेकिन केंद्र ही है। विधानमंडलों में जो सीटों का आवंटन इसके तहत ब में, इसमें सीटों का विधानमंडल में जो सीटों का आवंटन इसी के तहत होगा, ब के तहत 15(2) के तहत, जो उनको आरक्षण दिया जाता है। इसी में आरक्षण को शामिल कर लीजिए इसमें, ब के तहत। आप स में आपका अनुमान प्रवेश छूट इसमें दिया जाएगा। हो गया। चलिए मैं आगे बताता हूँ। इसमें 16 में चलते हैं। इसमें अनुच्छेद 16 में अब अनुच्छेद 16 में क्या है? इसमें अवसर की समानता इसको बोला जाता है, अवसर की समानता। अवसर की समता में क्या? तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के निवास के आधार पर किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। मतलब इसके अंतर्गत जैसे कि धर्म, जाति, लिंग, और क्या बताया था इसमें? जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर किसी को भी मतलब भेदभाव नहीं किया जा सकता। अवसर रहित मतलब
सभी को समान अवसर प्राप्त है। इसमें अवसर कैसा प्राप्त है उसको, समान अवसर सभी को इसके तहत जो है प्राप्त है। सुविधा देता है, कौन देता है, आपका संविधान देता है उसको। रोजगार जैसे एक व्यक्ति को दे रहा है तो सभी को देगा, ऐसा नहीं कि इसे इसको हटा दो उसको हटा दो, कुछ नहीं, सभी को समान अधिकार उनमें दिया जाएगा। तो चलिए इसमें का मैं जो अब इसी का अब असाध्य इसमें अलग से है, इनके भी प्रावधान दिए गए हैं, इनके कुछ मुख्य मुख्य प्रावधान हैं। अ के तहत इसमें संसद को विशेष अधिकार जो रोजगार दिया जाता है ना, देखे होंगे कोई योजना बना के, तो रोजगार के लिए क्या कर सकती है, व्यवस्था उपबंध कर सकती है किसी, या सरकार को बोल सकती है आप इसके तहत आप रोजगार दीजिए, व्यक्तियों को रोजगार दीजिए। उसके तहत विशेष रोजगार का संसद को अधिकार है, संसद द्वारा रोजगार के लिए आप क्या कर सकती है, कह सकती है, किनको कह सकती है, आपका राज्य को बोल सकती है। ब में देखिए इसमें जो है, ब में आपका दिया गया है जो राज्य नियुक्तियों के जो नियुक्ति करती है, जो सिविल सेवा सर्विसेज में जो सरकारी पद में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, या पिछड़े वर्ग हैं है ना, किसी पद को पिछड़े वर्ग के लिए उसको परिवर्तित कर सकता है, या जिनका किसी राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है, जैसे कि आप पिछड़ा वर्ग हो गया, या ST SC OBC ST SC को अगर उनको समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है तो उसके लिए राज्य क्या कर सकती है, राज्य आरक्षण संबंधित इसमें प्रावधान, आरक्षण दे सकती है। इसके तहत आरक्षण देने का काम 16 के तहत व्यवस्था कर सकती है, जिसका प्रावधान किया गया है। अब इसमें देखिए, इसमें में दिया है, इसमें धार्मिक से संबंधित है, धार्मिक आधार पर उपबंध, मतलब कोई व्यक्ति जैसे धार्मिक आधार पर जो परिषद संस्था में धार्मिक आधार पर व्यवस्था कर सकती है, किसी हिंदू हो गया समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लिए वो अगर चाहेगी तो धार्मिक आधार पर भी उसके लिए संबंधित कुछ संस्था के लिए कुछ व्यवस्था कर सकती है। ये मतलब इसमें बताया गया है 16 के उसके 3 के तहत। ठीक है, चलिए अब 17 में चलते हैं। तो अनुच्छेद 17 में देखिए, अनुच्छेद 17 में भी इसमें अस्पृश्यता का अंत बताया है। अस्पृश्यता का क्या बताया है, अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब क्या, जो आप छुआछूत करते हो, इसको अस्पृश्यता को शब्द बहुत घृणित शब्द माना गया है, घृणित शब्द कहा गया, घृणित शब्द कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। तो इसमें है क्या चीज मैं बताता हूँ, इसमें है क्या चीज मैं बताता हूँ इसमें का। तो ये अस्पृश्यता को छुआछूत, या इसको मतलब इसका अस्पृश्यता नियम भी बनाया, अधिनियम भी बनाया, जान रहे होगे तो 1976 में अपराध संबंधी इसको अपराध माना गया। इस किसी के शब्द के मतलब किसी व्यक्ति के विरुद्ध आप इसको इस्तेमाल करते हो तो आप अपराधी कहलाते हो। तो आप किसी व्यक्ति को इसके तहत जो है किसी जाति के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर, है ना, आप किसी व्यक्ति को बहिष्कृत नहीं कर सकते, उसे किसी सेवाओं से आप मुक्त नहीं कर सकते। आप इस जाति को या इस ये कारण बता के उसको मतलब किसी पद से मतलब या बेदखल नहीं कर सकते, ये इसका मकसद है। जैसे कि सार्वजनिक स्थल में जैसे व्यक्ति को, जैसे आपके सार्वजनिक स्थल में जो पूजा स्थल है ना, मैं ही गया था एक, मैं बता रहा हूँ इसमें, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, एक मंदिर मतलब मस्जिद गया था, मस्जिद में रोका तो नहीं, लेकिन ना थोड़ा पूछने का थोड़ा ये नियम कानून वहाँ का अलग था, और मैं मंदिर से वहीं गया था, लेकिन पूजा स्थल ने रोका नहीं, लेकिन थोड़ा अजीब टाइप का बोला तो थोड़ा बुरा लगता है आदमी को। तो आप इसमें क्या है, ऐसी आप किसी को रोक नहीं सकते, मतलब पूजा स्थल में कहीं भी, चाहे किसी भी धर्म में, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, नहीं रोक सकते। अब परंपरागत जो धार्मिक दार्शनिक स्थल है ना, जो धार्मिक स्थल है, किसी मान्यता प्राप्त साधु संत हैं, उसके दर्शन करने जा रहे हो तो आप उसको भी नहीं रोक सकते। आप किसी अनुसूचित जाति को, किसी व्यक्ति को बेइज्जती करते हो तो उसको भी आप नहीं रोक बोल सकते, आप बेइज्जती नहीं कर सकते आप।
उल्टा सीधा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आप जैसे किसी शैक्षणिक संस्थाओं या होटल में सार्वजनिक हित के प्रवेश से रोकना, मतलब जैसे होटल में आप जाते हो, होटल में जाते हो आप, होटल में जाकर आप क्या करते हो, आप किसी को होटल में आपको एस पे जो उसको मतलब अंदर घुसने नहीं देता है ना, क्या करने नहीं देता है, आपका घुसने नहीं देता है। तो मैं ये बता रहा हूँ इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो अस्पृश्यता को मतलब भागीदारी होगा, क्योंकि आप किसी व्यक्ति की मान मर्यादा को आप उसमें वो कर रहे हो, है ना आप। चलिए हो चुका है, ज़्यादा लंबा खींचने का मतलब नहीं इसमें। अनुच्छेद 18 में देखिए उपाधियों का अंत। उपाधियों का क्या है अंत, इसका दूसरा वीडियो बनेगा, इसका ऐसे एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हुआ मूल अधिकार का। तब इसमें उपाधियों का अंत, इसमें देखिए तो 3-4 तरह से इसमें बताता हूँ मैं, इसमें क्या क्या इसमें है। तो जैसे कि आप कोई राज्य सेना में कोई भर्ती है ना, कोई विद्या संबंधी सम्मान या कोई सेवा में है, तो कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा वो, मतलब जैसा कि विद्या उद्या से संबंधित आपका कोई सेवाएं आपको उस उपाधि प्रदान। उपाधियों का मतलब क्या, जो उपाधि पाई जो दिए जाते, जहाँ हमें पद्मश्री पद्म भूषण ऐसा संबंधित होगा, तो विद्या से है या शिक्षा से संबंधित आपको कोई भी ये है उसके नाम के आगे नहीं लगा सकता। इसमें क्या आएंगे, विद्या संबंधित क्या आएंगे, उपाधि नहीं दिए जाएंगे। क्या नहीं दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे। आप किसी शिक्षा संस्थान में विद्या संबंधित आप किसी को व्यक्ति को दे दिए, ये ऐसा है अच्छा व्यक्ति है, गुड व्यक्ति है, तो उसके नाम के सामने आप गुड लगा दिए, गुड व्यक्ति, ऐसा कुछ उपाधि आप नहीं दे सकते 1 के तहत, 18(1) के तहत। और जैसे कि अभी 2 के तहत अब आइए, अगर भारत का भी इसमें तहत दिया जाता है, दिया गया है, मतलब बताता है इसमें हम लोग को 2 और इसको 2 के तहत यह बताता है कि कोई नागरिक, जैसे कि हमारा जो भारत का कोई नागरिक है, तो विदेशी नागरिक जो उपाधि नहीं ले सकता, विदेश से उपाधि नहीं, जो हम लोग जो भारतीय नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक विदेश से उपाधि नहीं ले सकता। विदेश से क्या नहीं, उपाधि नहीं ले सकता। बोलने का मतलब ये है कोई विदेशी देश उस होगा ना, उससे उपाधि नहीं प्राप्त करेगा। इसीलिए परमिशन चाहिए, इसका राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए रहेगा कोई उपाधि लेना रहेगा। और इसमें देखिए कोई विदेशी, अभी राज्य के दिन मतलब जो हमारे विदेशी है, तीसरा में आई है, कोई विदेशी आदमी है, अगर राज्य के कोई लाभ के पद पर किसी धारण कर रहा है अभी, है ना, तो विदेशी हम लोग के किसी लाभ के पद पर है हम लोग के यहाँ हमारे देश में, तो विदेशी राज्य से कोई भी दूसरे उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करे। तो दूसरे राज्य से मतलब दूसरे देश से वो विदेशी मतलब व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति बात कर रहा हूँ इसमें, विदेशी व्यक्ति का बात कर रहा हूँ। दूसरे देश के विदेशी व्यक्ति दूसरे देश से क्या नहीं ले सकता, उपाधि नहीं ले सकता। मतलब वो अगर विदेश उसी जो देश का है और यहाँ मतलब काम कर रहा है, तो भी वो ना राष्ट्रपति की अनुमति उसको चाहिए। इसका अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति उसको लेना पड़ेगा 3 के तहत। अगर राज्य के अधीन कोई भी, और चौथा में देखिए इसके अंतर्गत कोई राज्य देश के अंतर्गत कोई मतलब कोई भी नागरिक है आपका, क्या लाभ के पद पर धारण करता है ना, या कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट लेता है, तो राज्य के अधीन, अगर इसमें देखिए बता रहा हूँ, इसमें भारतीय नागरिक विदेश से उपाधि नहीं ले सकता। कोई ऐसे आम व्यक्ति है विदेशी राज्य से उपाधि नहीं मतलब प्राप्त नहीं करेगा वो। अगर जैसे लाभ के पद पर है, कोई लाभ के पद है, सरकारी उकारी पद पर है,
तो विदेशी से मतलब राज्य कोई राष्ट्र उसका उपाधि लेने के पहले राष्ट्रपति की सहमति राष्ट्रपति की सहमति के बिना वो उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। ये बना है चौथा में। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो कहीं कर रहा हूँ 18 तक, फिर इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा बन सकता है, क्योंकि थोड़ा बताना पड़ रहा है ना इसमें। अब ऐसे बता दूँ कोई मतलब नहीं होगा। चलिए कहाँ से स्टार्ट हुआ था इसका, ये आपका देखिए इधर यहाँ से स्टार्ट हुआ इसका। भारतीय संविधान के भाग 3 में पढ़े थे मूल अधिकार। देखिए इसको कितने भाग में 12-13 में परिभाषा दिया। न्यायालय में आप जा सकते 13 के तहत रीट जारी करता हो। स्थायी विधियाँ देखिए, अस्थायी विधियाँ, प्रयोजित विधान, गैर विधायी, उसके अंतर्गत में सम्मिलित है। जो विषय परिभाषा में सम्मिलित है देखिए, राज्य संसद, विधान, स्थानीय निकाय, नगर पालिका, पंचायत, ये सब इसमें, इसको भी याद रखिएगा। इसको छोड़ दीजिए, ये यहाँ से समता का अधिकार चलो 14 से 18 अनुच्छेद इसमें सम्मिलित है। 14 में क्या दिया है, 15 में क्या क्या दिया है, 16 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसको आप पढ़िएगा आप लोग। और ये 17 और 18 तक हो गया, ये आपका समानता का अधिकार समाप्त हो गया। इसके बाद जो स्वतंत्रता का अधिकार और भी धार्मिक शिक्षा का अधिकार वो सब पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।